ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1, यानी कि आज का लेक्चर बेसिक्स को डील करेगा. ठीक है, थियोरेटिकल रहेगा, एक दो मैंने न्यूमेरिकल्स उसमें ऐड कर दिए हैं. बाकी लेट्स सी. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत से बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. सबसे पहले अगर हम जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि करंट क्या है. तो करंट से ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ कर आए हैं, राइट. तो करंट क्या है वो तो हमको समझ आता है कि करंट इज रेट ऑफ चार्ज, राइट, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, बेसिक है. अच्छा, देखो, अभी जो हमारे पास करंट है ना, इट हैज टू टाइप्स. वन इज डायरेक्ट करंट विच इज नोन एज डीसी, and the other one is alternating current. ठीक है, which we also known as AC, which is also known as AC. अभी मुझे एक बात बताओ, देखो क्रैश कोर्स है अपना, तो ऐसा तो नहीं है कि चीज हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्ट करंट क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग. तुम क्या समझते हो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट से? डायरेक्ट करंट में जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कांस्टेंट होता है. ओके, स्वाति आप भी यही बोल रहे हो? जो अल्टरनेट करंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है. डायरेक्ट करंट फ्लक्चुएट करता है. फ्लक्चुएट इन द सेंस कौन सी क्वांटिटी फ्लक्चुएट करती है? बेसिकली फ्लक्चुएट मतलब कि चेंज हो रहा है. मैम डायरेक्ट नहीं, अल्टरनेट करंट फ्लक्चुएट करता है. हाँ नहीं, ऑल्टरनेट करंट में क्या फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा प्रिसाइज. ओके, कविता सेड ऑल्टरनेट मींस ब्रेक. ओके, ठीक है. देखो, आधे से ज्यादा बच्चों को यही मिसकंसेप्शन रहता है कि डायरेक्ट करंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, राइट. ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब मैग्नीट्यूड वेरी करता है. बिल्कुल गलत है ये चीज. डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डायरेक्शन कांस्टेंट. यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है डायरेक्शन वेरिएबल. ठीक, आज से अपनी ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर करके चलना कि ऑल्टरनेटिंग करंट में वेरिएबल डायरेक्शन है. इट कैन हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑल्टरनेटिंग करंट का हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन वेरिएबल होना ये मतलब नेसेसरी कंडीशन है. थोड़ा सा इस चीज को ना आगे पढ़ते हैं, ठीक है. बिल्कुल. साक्षी, सुष्मिता, आई गेस मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि यूजुअली लोग इस तरह से मतलब चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि डायरेक्ट का मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन. डायरेक्शन तक तो जाते ही नहीं, मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट हो जाता है, वहीं रह जाता है. ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. ठीक है, मे बी वैसे ही ट्रांसफर हुआ हो, बट आज अपने को क्लियर करना है. डायरेक्ट करंट का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल करंट. ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट. यूजुअली डायरेक्ट करंट के लिए पिक्चर ये आती है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, बट ये जरूरी नहीं है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, राइट. विद द टाइम द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गो विद द सेकंड डायग्राम हियर, I वर्सेस T कर्व एक्सप्रेसिंग द डायरेक्ट करंट, ये भी डायरेक्ट करंट है. देखो डायरेक्शन कांस्टेंट ही है, बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, एंड इट कैन हैपन. तो आगे से आप ध्यान रखोगे, डायरेक्शन ही सिर्फ क्या रहेगी, यहाँ कांस्टेंट रहेगी, एक तरफ रहेगी. मैग्नीट्यूड कैन वेरी. यहाँ पे लिख दो मैग्नीट्यूड में वेरी. ठीक, इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट विद ऑल्टरनेटिंग करंट. अ करंट व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन. ये हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा. देखो यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए सबसे पहले इमेज ये आती है. ठीक है, बिल्कुल सही है. पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पहले एक बार पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई. दैट्स कूल. मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ओके. बट इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड पिक्चर भी ऐड करी ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्शन यहाँ वेरी कर रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. बट अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड इज वेरिंग, इज नॉट वेरिएबल. यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, जैसे सपोज I0 है, तो वो I0 ही रह रहा है.
गिरकर अगर माइनस आई नॉट हो रहा है तो माइनस आई नॉट ही है, समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी वेरी। तो ये बहुत जरूरी बात नहीं है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट है तो मैग्नीट्यूड वेरी ही करेगा, ऐसे भी चल सकता है सेकंड केस की तरह। आई होप अगर डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट आपको समझ में आता है। अब हम यहाँ से अपना एसी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट की बेसिस पे आपने अब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, सारे मैकेनिज्म अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो डायरेक्ट करंट को लेकर ही डील करते हैं। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे। और क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। आपके घरों में जो बिजली आती है, अभी क्या बोल रहा है मैम, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज होता है। हाँ वही तो बनाया ना सेकंड डायग्राम, और क्या शो कर रहा है? वही तो चीज शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड उसमें चेंज हो रहा था, बट डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। ठीक है, देखो मैंने वो लिखा भी है, आप एक बार देखा करो, ये चीज मैंने लिखी भी है, मैग्नीट्यूड में वेरी। ओके, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है। देखो आज का चैप्टर थ्योरेटिकल ही जाएगा बेटा, मैं भी डायरेक्ट करंट की ही बात कर रही हूँ, एक बार आप देखो। ओके, जस्ट लुक एट दैट, दिस इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में ही लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड में वेरी। सेकंड जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है वो यही एक्सप्रेस कर रहा है कि मैग्नीट्यूड वेरी हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी कांस्टेंट, या शुड बी इन वन डायरेक्शन ओनली। अभी क्लियर हुआ? अभी ओके। नो द थिंग इज कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में ही आती है। आपको सुना होगा कि हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड्स में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये चीज आती है, राइट? व्हाट इज दैट 50 हर्ट्ज? बेसिकली 50 हर्ट्ज इज एक्सप्लेनिंग कि 1 सेकेंड के अंदर 50 बारी जो है हमारा सिग्नल चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? आज आप उन फंक्शंस को पढ़ोगे जो आपके घरों में बिजली जिस फॉर्म में आती है। तो ये चैप्टर बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम दो टाइप के करंट पढ़ चुके हैं, मतलब दो टाइप की वैल्यूज पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। चाहे फिर हमने वो वेलोसिटी या स्पीड किसी के भी कॉन्सेप्ट में सीखा हो, बट हमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज इन दो क्वांटिटी से हम मतलब अनजान नहीं है, हमको पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट वेरी वेरी शॉर्ट मोमेंट। ये सुनो, हमें पता है ना ये चीज। यस मैम। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, दैट्स फाइन। अगर मुझे एक वाइड रेंज दे रखी है, एक रेंज ऑफ टाइम दे रखा है, वेदर इट इज 0 to 2 सेकेंड, पर अगर मुझे 0 to 2 सेकेंड बोला हुआ है, तब बेटा आप एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है ये। अब आप कहोगे ये कैसे आया? तो देखो, हम ये पढ़ते हैं ना कि हम किसी, देखो हमने क्या पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, राइट? आई एवरेज क्या हो जाएगा? क्यू बाय जितने जितने इंस्टेंट्स हैं, डी टी टाइम को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकाल लो और वो आप यहाँ पुट कर दो। तो बेसिकली करंट का ये फॉर्मूला होता है। अब आपको देखो ज्यादा अगेन क्रैश कोर्स के ओरिएंटेशन से चलते हैं, आपको बहुत डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। आपको वो किसी भी क्वांटिटी के लिए बोले कि इसका एवरेज निकालो, तो बेटा तरीका यही होता है, और ये फिजिक्स से ज्यादा एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है, एनी क्वांटिटी डिपेंड अपॉन टाइम, देन टू फाइंड एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी डू दिस। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो उस क्वांटिटी को लो, dt के साथ लेके इंटीग्रेट कर दो अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एक तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, याद रखोगे? बोलो। यस मैम। ठीक है, एक ही वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे आपको आई दे रखा है 3t² और आपसे कहा है आपको आई एवरेज निकालना है 2 सेकंड के लिए।
ठीक, सॉल्व करो उसको। क्या आंसर आया बेटा? 12 मैम 12 एम्पियर। ठीक है, लेट्स सी। तो वी हैव I इज इक्वल्स टू 3t²। अगर मुझे मुझे इसका एवरेज चाहिए तो मुझे पता है I एवरेज निकालने के लिए जो क्वांटिटी है उसको dt से मल्टीप्लाई करके इस तरह से मुझे इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो देखो I की जगह आप रख सकते हो 3t², देन यू विल गेट dt हियर। अब इसको कहां से क्या करना है, आपको 2 सेकेंड में पूछना है ना। तो 0 से 2 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ठीक। इज दैट ओके? देखो इसी फॉर्मूले में हमने बस रेंज पुट कर दी है। 3 बाहर, इधर आएगा t³/3, अगेन 0 से 2 डिवाइडेड बाय t विच इज फ्रॉम 0 to 2 अगेन। और आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको तो पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और नीचे 2, तो इट विल गिव यू 4 एम्पियर। बोलो। ओके, प्रेरणा सुष्मिता अभी। और समझा दो। ओके देखो, आपको मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म बताया था कि y एवरेज को, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है और वो क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करती है, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेट y dt अपॉन इंटीग्रेट dt। ठीक है, अब ऐसा करो। तो अब मुझे I पता है, I किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। Q/T होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो मैंने क्या करा, I का एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया I dt का, डिवाइड कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो अब कितने से कितने टाइम तक करना है, यहां मुझे बोला है 2 सेकेंड के अंदर। तो 0 से 2 इंटीग्रेट करूंगी ना, देखो मैंने बस I की जगह 3t² रख दिया, 0 से 2 इंटीग्रेट कर दिया और बस फॉर्मूला मैंने सॉल्व करा। अभी क्लियर हुआ अंशु? यस। ओके चलो। हाँ देखो, मैं ये बात कर रही थी आज आपके इससे स्टार्टिंग में कि जो हमारे घरों में, मतलब अभी ना आप लोगों का एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि मैम हम स्पेसिफिक इन्हीं सिग्नल्स की क्यों बात कर रहे हैं, और उसका रीजन मैं आपको अभी बता के चल रही हूँ। क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो बेटा इस फॉर्म में आ रही है, करंट और वोल्टेज इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मतलब लाइक कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि हाउस होल्ड जो है इंडिया के, उनमें किस रेंज का हमारे पास मतलब सोर्स आ रहा है, क्या क्या चीजें आ रही है। तो आप ध्यान रखना कि इस तरीके से आता है। अब देखो बेटा, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एक साइनोसोडियल वेव दिख रहा है ना, तो यानी कि जो करंट है वो कुछ इस तरीके का आता है। सिमिलरली वोल्टेज भी इसी तरीके से आता है। इज दैट ओके? एक बात मुझे ये बताओ, ये कंप्लीट साइकिल है ना 0 से t? यस बोलो। मैम। हाँ ठीक है बेटा, माइक ऑन करके बोल लो ना, ठीक है। माइक का एक्सेस दिया हुआ है आप लोगों को इसी चीज के लिए। अब देखो,
एक बात बताओ, इतनी टाइम में कितनी बार वैल्यू हमारी पीक वैल्यू हुई है, मैक्सिमम हुआ है? 2 बारी। तो एक साइकिल के अंदर 2 बार पीक वैल्यू मिली है। एक साइकिल के अंदर देखो 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, 1 और ये 2, 2 बारी आपको मिनिमम वैल्यू मिली है ना, 0 हो गया, राइट? यस मैम। ये जो आप बोल रहे हो कि दूसरी तरफ मैक्सिमम है, अपोजिट, मतलब ये वाली चीज मैंने मैक्सिमम में काउंट क्यों करी है? भले ही नेगेटिव साइकिल हो, बट नेगेटिव में मैक्सिमम पॉइंट है, राइट? पीक वोल्टेज है, बस अपोजिट हो गया है। द अदर थिंग इज कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यानी कि एक साइकिल के अंदर आपको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये 2 बार, कितनी बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है? एक साइकिल में 2 बार कर रहा है ना, पॉजिटिव से ये नेगेटिव, राइट? 2 बार चेंज हुई है। तो बस आप ये चीजें ध्यान रखना कि कैसे कैसे मतलब एक साइकिल के अंदर क्या क्या चीज वेरी करती है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको लाइक यहीं पे याद हो जाए तो सही है। तो आज के बाद हम इस चैप्टर में ये 2 टाइप के सिग्नल्स को डील करेंगे, ठीक? ओके ओके मैम। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इन सबको निकालना। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, dq by dt आप करके निकाल लो। एवरेज वैल्यू, अब एक बात मुझे बताओ बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम पे और इस एक्सप्लेनेशन पे बाद में आते हैं। इसका क्या एवरेज होगा इस एक साइकिल की? बताओ। एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना? तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज तो 0 हो गया फॉर फुल साइकिल। ये सुनो, वेरी गुड अभियर साक्षी। तो आप ये चीज ऐसे ही ध्यान रख लो कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0। मैंने अगेन कहा कि अपने को डेरिवेशन में नहीं घुसना, बट इसमें मैंने एक बार यहाँ को डेरिवेशन लिखवा दिया है सो दैट कि आपको एक बार थोड़ा सा फील आ जाए इन चीजों का। बाकी मतलब आई सजेस्ट यू टू नॉट एंटर हियर, ठीक है? बट एक बार ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आई एवरेज, अब आई एवरेज निकालना, देखो वही फॉर्मूला है, जो क्वांटिटी का एवरेज निकालना है उसको dt के साथ इंटीग्रेट कराओ और अपॉन dt कर दो। यहाँ पे हमने आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा, बेटा आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का हमने इंटीग्रेट कराया तो कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी चेन रूल वाली चीज लगती है ना, तो ओमेगा आ गया, ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम। लोग आ गए हैं, ठीक है। अब आप कॉस ओमेगा टी की जगह टी और 0 पुट करके देखो। हमने यहाँ पे कॉस ओमेगा, इस टी की जगह पहले कैपिटल टी यानी कि अपर लिमिट पुट करी, फिर लोअर लिमिट पुट करी, बेटा कॉस 0 हो जाता है 1। और अब हम क्या करें, हम ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख देते हैं। दोनों काम कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख दें, एक कर सकते हैं ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दें। तो जो आपको सही लगे आप वो कर लो। ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई बाई टी रख दूं बेटा, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 2 पाई ना। और कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस 360 का 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि एवरेज आ गया आपके पास फुल साइकिल का 0। याद रखोगे? यस मैम। ठीक है। अब हमें बाकी ज्यादा घुसना नहीं, हम सिंपल ये डेटा एज इट इज याद रख लेंगे कि अगर हमें वो बोले फुल साइकिल का आपको एवरेज निकालना है तो 0 आएगा, हाफ साइकिल का बोले तो 2 बाई पाई, और जो भी बोल रहा है, करंट बोल रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वोल्टेज बोल रहा है तो वोल्टेज का आ जाएगा, ठीक है? ध्यान रहे आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू, ठीक? वी नॉट क्या है? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ये वोल्टेज की टर्म्स में लिख दिया हमने, और बेटा वो हमने करंट की टर्म में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? आप इन 2 वैल्यूज को एज इट इज याद रख लेना तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक? सही? यस मैम। अब इसके बाद हमारे पास एक नई टाइप का वैल्यू आता है विच इज आरएमएस वैल्यू। तो अभी ना आप थोड़ा सा ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर फोकस मत करो, एक बार इधर देखो कि आरएमएस इसका मतलब क्या है। एस का मतलब स्क्वायर, एम का मतलब मीन, और आर का मतलब रूट। रूट। इस
इसको लिखने का भी एक तरीका है। सपोज आपको x कोई क्वांटिटी है, इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आप ना इसको पीछे से यहाँ से SMR ऐसे डील करो। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करो, फिर आप इसका मीन निकालो, ठीक है। मीन को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका भी होता है, एंगल ब्रैकेट्स, और फिर आप इसका रूट करो। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ना, दिस वुड बी आरएमएस वैल्यू ऑफ x। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस चीज पे? एनीवन? मैम एक बार और बताओ। ओके, सी आरएमएस आपके सामने लिखा है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो जो भी क्वांटिटी का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करो, यानी कि आरएमएस में ना पीछे से डील करना शुरू करो। सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर उस क्वांटिटी का मीन निकालो, और फिर उसको अंडर रूट कर दो। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी द आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, आपको v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इनकी एवरेज, हाफ साइकिल और फुल साइकिल तो आपको पता है। अब इन्होंने यहाँ पे आपको आरएमएस वैल्यू और दे दी है। तो जो वी आरएमएस है दैट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। वी आरएमएस का पीक वैल्यू वी नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है। तो वी नॉट बाय √2 इज वी आरएमएस, आई नॉट बाय √2 इज आई आरएमएस। इज दैट ओके? अगेन ये वो डेटा है जो आपको याद करना है, ठीक? याद कर लो उसको। अब देखो, वैसे तो हमारे घर में जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है वो 311 वोल्ट आ रही है, पर फिर भी ये 220 वोल्ट क्या है? दिस 220 वोल्ट इज VRMS बेटा। पता है VRMS का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम एक और नया क्वांटिटी पढ़ रहे हैं? क्यों RMS कर रहे हैं? पता है, जो इफेक्ट ये AC करंट जिसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट है, जो इफेक्ट ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है ना एक सेकेंड में, फॉर एन एग्जाम्पल, वही इफेक्ट एक सेकेंड में 220 वोल्ट का आरएमएस वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, उसका इफेक्ट जो भी वो प्रोड्यूस करता है। एक मैं छोटी सी बात बोलूं, जैसे कि सपोज 311 वोल्ट आपने पास कराया, उससे 2 डिवाइस चली मेरी, फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात समझा रही हूँ कि 311 वोल्ट से मेरी 2 इंस्ट्रूमेंट्स चले, ठीक है। वही इंस्ट्रूमेंट्स, ये 311 कैसा था? ऑल्टरनेटिंग। अगर मैं 220 का डायरेक्ट वोल्टेज दूं तो भी वो 2 इंस्ट्रूमेंट वैसे ही वर्क करेंगे, वैसे ही चलेंगे जैसे 311 के ऑल्टरनेटिंग पे चल रहे थे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि आरएमएस क्या है? उस जो भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्ट रेप्लिका है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसका डायरेक्ट करंट, उसका इफेक्ट इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट इज आरएमएस। क्लियर हो रहा है क्या? मैम थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया। ओके ओके ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऐसे समझो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ताकि मैं आपको आरएमएस समझा पाऊँ भी कि आरएमएस क्यों जरूरी है, या आरएमएस हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़े, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। ठीक है, कोई वायर है, उस वायर में आपने 311, सपोज जस्ट एक नंबर जस्ट समझो यहाँ पे कि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया। अब वो ऑल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में जो इफेक्ट डालता है, समझ रहे हो, जो भी काम कर रहा है वही काम 220 का डायरेक्ट करंट कर सकता है। ये चीज समझ में आई? ओके, लेट मी गिव इट अ ट्राई इन अनदर वे। यहां पर आओ, मैंने ऐसा माना कि एक वायर में ये ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, ठीक है, ये वायर है, इसमें जो Yes, ऑल्टरनेटिंग ma'am. करंट है वो ये अमाउंट का जा रहा है, आर रेसिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे इसमें एनर्जी निकालो कि कितनी डिसिपेट हुई होगी। एनर्जी लूज होती है ना, तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, I²RT, लेकिन बहुत छोटे से Yes, टाइम के लिए ma'am. हाँ। निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने I²RDT और बहुत छोटी सी एनर्जी निकाली, उसको इंटीग्रेट कर दिया, हमें ये E का वैल्यू मिला। E की वैल्यू में देखो, R कांस्टेंट, I
अरे आर यहाँ से हट जाएगा, सॉरी, या फिर बाहर से हटा देते हैं, वरना आपको पता है देखो आर जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है, आर हमने बाहर ले लिया और मैंने क्या करा, अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी को आई आर एम एस इंटू टी लिख दिया। अभी कैसे हुआ देखो, तो अब उसे कैसे हुआ, आई आर एम एस को आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो, ये तो बाय डेफिनेशन है ना, पहले स्क्वायर यस करा मैम। है ना, फिर मीन निकाला, फिर अंडर रूट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो आपने अंडर रूट के अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक, दोनों साइड स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर करा तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखो यहां से ये चीज मिल रही है ना, हम आई स्क्वायर डी टी की जगह ये चीज रख सकते हैं ना, बोलो, यस हम रख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपको एनर्जी मिला आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। ध्यान रहे कि ये एनर्जी आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के एवज में मिली है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास बेटा डायरेक्ट करंट होता तो भी डिसिपेटेड एनर्जी क्या आती, आई स्क्वायर आर टी आती ना, और यहाँ पे ये आई क्या था, आई था डायरेक्ट करंट। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इक्वेशंस कंपेयर करो तो आपको आई की जगह आई आरएमएस मिला है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो काम डायरेक्ट करंट का होता है ना, जो कैलकुलेशंस जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट करंट के लिए लगाते हो वही फॉर्मूले आप ऑल्टरनेटिंग करंट में भी लगा सकते हो, बस ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह आपको आईआरएमएस रखना पड़ेगा। अभी समझ में आया? यस मैम, हम ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर देंगे ना, बस आई की जगह आई आर एम एस। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। वो आप कर सकते हो, तो मैं ऑब्वियसली आपको बोलूंगी इन द एंड की रट लो उस चीज को, बट आई एम जस्ट वांट टू गिव यू अ फील कि आईआरएमएस क्यों जरूरी है, आरएमएस वैल्यूज क्यों पढ़ते हैं हम। तो आरएमएस हमें वेरिएबल जो भी चीजें है ना उनका मीन जो होता है, समझ रहे हो, उनका जो क्रक्स होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट करंट जैसा दे देते हैं, बस आरएमएस का मतलब ये यस होता है, मैम, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। बाकी आप ऑब्वियसली वाला फॉर्मूला याद कर लो, सो दैट वुड बी गुड। देखो यहाँ पे वही लिख रखा है, इन टाइम टी द इफेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज सेम एज अ कांस्टेंट करंट आईआरएमएस फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। एक बार आप इसको और पढ़ लेना, आई होप क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज शॉर्टकट फॉर फ्यू वैल्यूज, जैसे कि आपने आई एवरेज फॉर फुल साइकिल और फुल और हाफ साइकिल के लिए करा था, वैसे ही आपके पास ना आरएमएस वैल्यूज के लिए कुछ शॉर्टकट है। अगर आपको कभी किसी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालने बोला जाए तो आपको पता है वो साइन और कॉस की टर्म में घूमने वाला है, तो अगर वो साइन ओमेगा टी है तब आपको पता है उसका आपको आईआरएमएस क्या रख देना है, 0। ये एवरेज वैल्यूज है साइन फंक्शन की, है ना, मैंने आपको बताया था साइन फंक्शन है ये होता है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज तो 0 हो गया इसका, राइट, यस मैम। ठीक है। फुल साइकिल के लिए आपके पास ये सारी वैल्यूज है, इनको याद करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल छोटे छोटे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में फिजिक्स का कोई बहुत टिपिकल मतलब पेपर नहीं आएगा, वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको जज करेंगे, तो ये चीजें याद रखना, इट वुड हेल्प यू फुल साइकिल के लिए। जैसे कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको आईआरएमएस निकालना है और आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, ठीक है, फटाफट से आईआरएमएस निकालो, 15:36 हो रही है, 3 मिनट में बता दो।
मैम हो गया। ओके रिया, ठीक है, आप आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, और बाकी लोग अभी टाइम है, थोड़ा सा ट्राई करो प्लीज। ओके, प्रिया का आंसर आ गया। चलो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखो, अगर मुझे IRMS निकालना है तो सिंपल सी बात है, मुझे बाय डेफिनेशन चलना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इस पूरी गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट। सही बात है। सबसे पहले आप स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। राइट। अब आपको इन सबका करना है मीन, तो आप मीन ले लो एंड देन अंडर रूट। ठीक बेटा, I नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का मीन वही आने वाला है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन आपको निकालना आता है, इट वुड बी 1/2। अभी मैंने आपको बताया था, आपको लर्न कर लेना है। प्लस अगेन 2 I नॉट स्क्वायर वुड बी सेम, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा 0। राइट। आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इट वुड बिकम I नॉट स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सा सॉल्व करो, इट वुड बिकम 3 I नॉट स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट। तो बेसिकली IRMS का वैल्यू आ जाएगा बेटा I नॉट टाइम्स ऑफ √3/2। ठीक, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। तो रिया वेरी गुड, आपका यही आंसर आया था। इट्स वेरी नाइस। चलो, अब आपको अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, व्हिच इज दिस वन। ठीक है, और अगेन 3 मिनट्स ले लो क्वेश्चन का।
मैम इसका आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा है, कोई नहीं बेटा, बताऊं एक बार जो क्या है? भी, हाँ बोलो। अंडर रूट 1/2 और I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ओके, उसमें लाइक मतलब अजीब क्या है? बेसिकली आप ये तो बोलो i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट में। यस मैम। दैट्स करेक्ट। क्या चीज है उसमें? ओके मैम। सही आंसर है। बाकी लोग भी एक बार ट्राई करो। दैट्स वेरी गुड सुष्मिता एंड प्रेरणा। चलो एक बारी ना हम लोग साथ में एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। आई होप कि इस बारी सभी का आ गया, बट स्टिल देखो, सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ कर लेंगे, आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि आपको बिल्कुल सामने दे रखा है कि मेरे को निकालने क्या है। पहले स्क्वायर मीन फिर रूट, जो भी क्वांटिटी है यानी कि I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, राइट। इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर करेंगे इसका मीन, और फिर करेंगे इसका अंडर रूट। ठीक, सिंपल सी बात है। बाय डेफिनेशन चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे। एक सेकेंड, हाँ, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा? I²1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये चीज आई हमारे पास। अब इसका आप मीन निकाल लीजिए एंड देन अंडर रूट। देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो फुल साइकिल के लिए, 0 से t, राइट, फुल साइकिल। और उसके बाद वो ट्रिक कितनी यूजफुल है। अब देखो I1 का तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 हो जाएगा। अगेन I2 ऐसे ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 हो जाएगा। और ये देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 हो जाएंगे, राइट। ले लो उसका अंडर रूट, 1/√2 बाहर फेंक दो, अंदर बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर एंड दैट्स योर आंसर। बोलो इजी था? यस। यस मैम। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट EMI में बताया था कि L, C और R, इन 3 एलिमेंट्स का हम बहुत यूज करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हम सर्किट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सर्किट थ्योरी कैसे चलने वाली है। सर्किट थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले इन तीनों ही एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे कि तीनों एलिमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या इनके लाइक इनका बेसिक नेचर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें कंबाइन करेंगे, CR, LR, ठीक है, LC ऑसिलेशंस। फिर एक इनका पढ़ेंगे हम कंप्लीट कॉम्बिनेशन विच वुड बी द LCR सर्किट। ठीक, ये हम चीजें करेंगे और ये पूरा काम आएगा सर्किट थ्योरी के अंदर। सर्किट थ्योरी आपकी आज से ही शुरू हो गई है और कल भी ये कंटिन्यू रहेगी, शायद एक लेक्चर और कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके सामने है प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जिसमें ना तो इंडक्टर होगा ना कैपेसिटर होगा। और ये एक ऐसा सर्किट है जो आप काफी टाइम से डील करते आ रहे हो, ठीक है, मतलब 9th-10th वाली जगह से डील करते आ रहे हो। अब ये जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, इसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है। और करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। इज दैट ओके?
जिस सोर्स का आपको वोल्टेज दिया है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। अब हमें इक्वेशंस निकालनी है, रिलेशंस निकालने हैं वोल्टेज और करंट के बीच। आप देखो हर जगह यही सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 होगा, ट्रू? हाँ या ना बोलते चलना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर। V का वैल्यू क्या दे रखा है? V नॉट साइन ओमेगा। जब आप उसको यहाँ पुट करोगे, R से डिवाइड कराओगे, जब आप पीक वोल्टेज को डिवाइड कराओगे रेसिस्टेंस से, तो आपको पीक करंट मिलेगा, यानी कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, Yes, हमेशा आपको वोल्टेज अगर दे रखा है तो करंट निकालोगे, करंट दे रखा है तो वोल्टेज निकालोगे। सबसे पहला सर्किट थ्योरी में यही काम करोगे, ठीक है। सेकंड काम करोगे आप उनके बीच फेज डिफरेंस निकालना, V और I के बीच में। तो आई जस्ट वांट टू नो, आपको फेज समझ में आता है? फेज क्या होता है? यस मैम। ओके, क्या है फेज? करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है कि मतलब वो दोनों एक दूसरे को आगे हैं या एक साथ चल रहे हैं। Okay, so basically phase is an angle. I could write here angle also. यस मैम। हाँ देखो, एक यहीं पे एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। लेट मी सी, कहीं पे जगह है तो आई टेल यू। यहाँ पे बताते हैं। देखो, ये जो फेज है ना, ये एंगल बताता है, लेकिन ये एंगल से भी एक चीज एक्स्ट्रा बताता है। दिस फेज गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एंगल, सॉरी, गिव्स यू द एंगल एंड ऑल्सो द डायरेक्शन, ठीक है। यूजुअली हम इसको ऑसिलेशन में यूज करते हैं, तब वहां पे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख देते हैं। फेज एक ऐसी चीज है जो आपको एंगल के साथ साथ एक एडिशनल नॉलेज और देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन की, इसलिए हम फेज और एंगल एक साथ मतलब इक्वली बिल्कुल नहीं समझ सकते। अब देखो, यहाँ पे आपने बाकी सब चीजें सही एक्सप्लेन करी रिया, कि फेज डिफरेंस इज फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। अब फेज ऑफ V कैसे निकालोगे? साइन के पास जो चीज है दैट इज द फेज ऑफ V, माइनस I के पास जो है साइन के बाद दैट इज ओमेगा, मतलब जो भी है उसको आप यहाँ रख दो, उसका आपको डिफरेंस निकालना है। बेटा डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, उसके हम यूजुअली मॉड लगा के बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया 0, यानी कि करंट और वोल्टेज में किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है। इसी चीज को यहाँ पे देखो दिखाया गया है, जिस डायरेक्शन में V उसी डायरेक्शन में I, बस I का मैग्नीट्यूड छोटा हो गया ना, बिकॉज I इज इक्वल्स टू V नॉट टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय R। तो इसीलिए हमने I का एरो ना छोटा बनाया है, सिर्फ यहीं तक बनाया है, ठीक है, जबकि V हमने आगे तक लेके गए हैं। समझ में आई ये वाली चीज? ये है मैम आपका वी फेजर क्यों, वो आई क्यों छोटा है? एक बार दोबारा बताना। I इज इक्वल्स टू V नॉट बाय R। V नॉट का 1 बाय R टाइम्स है I, ओके, इसीलिए ओके उसका मैम। मैग्नीट्यूड छोटा है। अब देखो, ये तो एक कॉम्प्लेक्स या एक तो एक ओरिजिनल वे है, बिल्कुल सही डायग्राम है, बट इसका सिंपलर फॉर्म है ये डायग्राम। V का मैग्नीट्यूड बड़ा है, उसका लेंथ बड़ा कर दो और उसी डायरेक्शन में I को अलाइन कर दो, ठीक है। ये भी फेजर डायग्राम है, बट इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म। अगर कोई बिल्कुल एग्जाम में लाइक आ जाए जाने के, तो ऑब्वियसली आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है। बट ये हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चंस में ड्रॉ करने के लिए हम इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। ओके मैम। अब नेक्स्ट चीज आती है वेव डायग्राम। देखो, सबसे पहले आप V का बनाओगे विच इज ग्रीन वन, और फिर आप ब्लू से, देखो मैंने यहाँ पे I का बनाया हुआ है। अब देखो, अगर मैं एक मिनट देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, यहां से V भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और I भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो V भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और I भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सिमिलरली यहां पर V भी पॉजिटिव में जा रहा है और I भी पॉजिटिव में जा रहा है। ये होता है सेम फेज होना। देखो, एंगल का तो पता चल ही रहा है, लेकिन आपको हर जगह डायरेक्शन भी पता चल रही है। इनके बीच फेज डिफरेंस 0 है, इसलिए डायरेक्शन भी सेम है, एक साथ ऊपर
एक साथ मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, एक साथ लोअर वैल्यू अचीव कर रहे हैं, एक साथ मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, फिर एक साथ जीरो ला रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें एक साथ चल रही है. दैट इज व्हाट सेम फेज एक्चुअली meant. इज दैट ओके? यस ठीक है. तो आप समझ गए आपको किसी सर्किट थ्योरी में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले आपको V और I का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, पहली चीज. दूसरा चीज आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए. तीसरा चीज आपको फेजर डायग्राम सिंपलर और ओरिजिनल दोनों फॉर्म में बनाना आना चाहिए. और चौथी चीज आपको वेव डायग्राम बनाना चाहिए. तो ये 4 चीजें आपको एक सर्किट में पता होनी चाहिए. इज दैट ओके? लेट्स कम टू द प्योर इंडक्टिव सर्किट. ये क्या है? इंडक्टर. ठीक, इसका इंडक्टेंस L, करंट I. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है. चलो वही चीज जैसे हमने लास्ट बार क्या करा था, V माइनस आई आर. इस बार हम क्या करेंगे, V माइनस ई. ई वुड बी द EMF ऑफ द कॉइल, और वो मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कि EMI में निकालना सिखाया था. इट इज माइनस LDI/dt. निकालते थे ना? यस मैम बताया था. ठीक है, यहाँ से आप देखो LDI/dt को V लिख सकते हो, यहाँ से आप DI का वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज V/LDT. V की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, इसको सॉल्व कराओगे, कुल मिला के आप यहाँ तक आ जाओ. ठीक है. अगेन बीच में कैसे हुआ क्या आया ये हमें जानना जरूरी नहीं है ना. हमारे को तो कोई नहीं पूछेगा, हमें ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है तो हमको ये याद होनी चाहिए. अब ध्यान से देखो, ये जो है ना -V0/ω/L, बेटा यही क्या है? I0 है. अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार पहले आपको I0 कैसे मिला, जब आपने V0 को R से डिवाइड कराया था तब आपको I0 मिला था. इस बार आपको I0 मिल रहा है जब आप V0 को डिवाइड करा रहे हो ओमेगा L से. तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस का काम ओमेगा L कर रहा है ना. यस मैम. तो ओमेगा L को ही इसलिए बोलते हैं रेसिस्टेंस लाइक. और इसका क्या मतलब हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर इंडक्टर. जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो जो उसका रेसिस्टेंस आएगा दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो आप बहुत अच्छे से ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखोगे. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करा, आपने I और V के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया. फर्स्ट टास्क अकॉम्प्लिश्ड. सेकंड काम है हमें अब इसका फेज डिफरेंस निकालना है. तो फेज डिफरेंस कैसे आएगा? फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I. बेटा फेज ऑफ V तो ओमेगा T है, कोई दिक्कत नहीं. अब I को आप लेके जाओ V के फेज में. देखो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपको V साइन ओमेगा T मिला है ना, साइन की टर्म्स में एंगल आ रहा है. और I आपको कॉस की फॉर्म में मिल गया, तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे. राइट? ओके. देखो यहां हमने करा ओमेगा T माइनस π/2 रख सकती हूँ ना मैं कॉस को चेंज करने के लिए. अगर मैं ये रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना, दिस इज साइन. कॉस को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब कॉस ही तो है. यस और नो? बोलो बेटा. राइट. तो बस देखो आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस मिल गया π/2 का, यानी कि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय π/2. 90 डिग्री से करंट पीछे है. अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे? ये देखो, अगर V0 ओमेगा T था, क्योंकि V क्या था? राइट. ओमेगा T आगे था. I क्या था? I0 sin ओमेगा T माइनस π/2. तो ये π/2 पीछे आ गया ओमेगा T से, जहाँ पे V0 था. देखो वही चीज आपको यहाँ पे दिखा रखी है, और ये हो गया सिंपलर फॉर्म. ठीक. देखो यहाँ पे आप एक बार वेव डायग्राम बना दो. अभी जो वेव डायग्राम बनाया है, अब ध्यान से देखना. इफ दिस इज व्हाट वोल्टेज, ये जा रहा है 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ. तो बेटा अभी तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे है ना, तो ये कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से 0 की तरफ, सेम पॉइंट पे. जब ये यहां पहुंच गया, ये कहाँ आया? यहां आया. समझ रहे हो? अब ये हर जगह आपको कहाँ दिखेगा? π/2 पीछे दिखेगा. ठीक. इज दैट ओके? यस मैम. तो ये हो गया वेव डायग्राम. अब क्या आप ये काम सी के लिए बना सकते हो, कैपेसिटर के लिए? एक बार ट्राई करना, दिस इज योर होमवर्क.
कि यही 5 चीज, रिलेशन, फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, यही 5 चीज आप कैपेसिटर के लिए बनाओ, ठीक है, दैट्स इट। और ये हम आज की क्लास के लिए रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे मिलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट पे, ओके ओके मैम। ठीक है। कोई डाउट हो तो यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव, क्लास इज ओवर।